हेलो, वेलकम इन ए के स्टडी। मैं हूं अरुण कुमार यादव और ये वीडियो आप सबके लिए जो क्लास 10th के बच्चे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि क्लास 10th के एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि अंडर रूट 2 को इरेशनल प्रूफ करो, अंडर रूट 3 को इरेशनल प्रूफ करो या फिर 5 - √3 को इरेशनल प्रूफ करो। और ऐसे क्वेश्चन बच्चे क्या करते हैं, रट के जाते हैं, क्योंकि एक सिंपल सा प्रोसीजर होता है, वही फॉलो करना होता है हर क्वेश्चन में। लेकिन उन्हें बहुत सी लाइन्स का मीनिंग नहीं पता होता कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो यहाँ पे जो भी मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा उसमें आपको एक एक लाइन का मीनिंग बताऊंगा, एक एक लाइन का मीनिंग आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले मैंने क्वेश्चन क्या लिया यहाँ पे, प्रूव दैट अंडर रूट 2 इज इरेशनल नंबर, मतलब कि अंडर रूट 2 को हमें इरेशनल प्रूफ करना है। तो देखो, इस क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए यहीं पर रोक देते हैं, पहले बात करते हैं थ्योरम 1.3 की। ठीक है ना, पहले हम किसकी बात करेंगे, पहले हम बात करेंगे थ्योरम 1.3 की। अब जो ये थ्योरम 1.3 है, अगर आपको इसके बारे में नहीं पता, आपको ये नहीं आती, तो आप इस तरह के क्वेश्चन को समझ के तो नहीं कर सकते, रटने की बात अलग है। ठीक है, अगर आपको इसे समझना है तो पहले इस थ्योरम को समझना होगा। थ्योरम क्या है, इसकी स्टेटमेंट क्या है, वो मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा लेट P इज अ प्राइम नंबर, मतलब पहली बात हमें ये मान के चलना है कि जो P है ये क्या है, ये प्राइम नंबर है। ठीक है ना, P क्या है, P एक प्राइम नंबर है। इफ P डिवाइड्स a स्क्वायर, then P डिवाइड्स a, where a is positive इंटीजर। ठीक है, अब देखो, अगर आपको इसका मीनिंग समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको भी एक्सप्लेन कर रहा हूं। फिर से बोल रहा हूं कि इस क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए हमने रोक दिया है, पहले थ्योरम समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन शुरू करेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखो, जो ये इतनी लंबी चौड़ी स्टेटमेंट लिखी है, इसका सिर्फ इतना सा मतलब है कि इसमें 3 पॉइंट्स है। पहला क्या पॉइंट है कि जो P है वो एक प्राइम नंबर होना चाहिए। पहली कंडीशन क्या है कि P अगर एक प्राइम नंबर है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है लेट P इज अ प्राइम नंबर। दूसरी कंडीशन क्या है कि इफ अगर P जो है वो डिवाइड कर देता है किसी पॉजिटिव नंबर के स्क्वायर को, यानी कि जो P है, मान लो एक पॉजिटिव नंबर है और ये A के स्क्वायर को डिवाइड कर देता है, तो ये पक्का है, ये इंप्लाई करेगा कि जो P है वो A को भी डिवाइड कर देता है। ठीक है ना, देखो आपको ऐसे एरो बना के नहीं लिखना है, ये एरो बना के मैंने जस्ट समझाया है, क्योंकि ऐसे स्टेटमेंट लंबी चौड़ी लिखी होती है ना, हमारा दिमाग काम नहीं करता। तो हमें क्या करना है, सिंपल नीचे देखो, यही जो लिखा है मैंने इसको एरो समझाया कि P अगर एक प्राइम नंबर हो और P किसी पॉजिटिव नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर दे, तो पक्की बात है कि जो P है, यहाँ से आप स्क्वायर हटाओ, क्या बचेगा, A, तो A को भी डिवाइड करेगा। बस इतनी सी ये स्टेटमेंट है जो थ्योरम में लिखी हुई है। ठीक है, अब इसको अगर आपको एग्जाम्पल से समझना है, तो मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ठीक है, आप एक प्राइम नंबर एज्यूम करो कोई भी, जैसे 5। ठीक है ना, प्राइम नंबर आप जानते हो, ऐसे नंबर्स जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर हो, ना 2 से कम फैक्टर, ना ही 2 से ज़्यादा फैक्टर, एग्जैक्टली 2 फैक्टर हो। तो जैसे 5, आपको पता है 5 एक प्राइम नंबर होता है, पक्की बात है कि भाई जो 5 है वो क्या है, प्राइम नंबर है। पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि P प्राइम नंबर होना चाहिए। अब आप कोई ऐसे नंबर का स्क्वायर लेके आओ अपने दिमाग में जिसको 5 डिवाइड कर सकता हो, जैसे 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो 100 जो है वो 5 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है ना, 100 क्या है, 100 है 10 का स्क्वायर। ये मैं आपको रफली बता रहा हूँ, वैसे लिखना नहीं है, एरो एरो बना के समझने के लिए सिर्फ। ठीक है ना, स्टेटमेंट का प्रूफ कभी भी नहीं आता एग्जाम में। ठीक है, बट आपको ये थ्योरम समझ में आनी चाहिए। तो अभी कहीं आप ये कमेंट मत करना कि यार एरो बना के क्यों लिख रहे हो वगैरह वगैरह, वो कोई दिक्कत नहीं, वो समझाने के लिए जस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, 5 यानी कि एक प्राइम नंबर था, इसने 10 के स्क्वायर यानी 100 को डिवाइड कर दिया, तो पक्की बात है कि जो 5 है, यहाँ से स्क्वायर हटा दो, 10 के ऊपर स्क्वायर लगा, स्क्वायर हटाओ, क्या बचेगा, 10 को भी डिवाइड करेगा। आप देख लो 5 के टेबल में 10 आता है। ठीक है ना, तो मतलब कि इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि P जो है किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो पक्की बात है स्क्वायर हटाने के बाद जो बच रहा है उसको भी डिवाइड करेगा, अगर P एक प्राइम नंबर है तो। ठीक है, एक और एग्जांपल लेके देख लो यार आप, 5 एक प्राइम नंबर है और 5 25 को डिवाइड कर सकता है। 25 क्या होता है, 5 का स्क्वायर, मतलब कि किसी नंबर के स्क्वायर को, यानी 25 को 5 डिवाइड कर पा रहा था, स्क्वायर हटा दो, क्या बचेगा, 5। अब 5 के टेबल में 5 तो आएगा ही ना भाई, यहाँ तक भी समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, चलो। ठीक है,
मान लो अब 5 की जगह मैं 2 ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखो जो 2 है ये 4 के स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 16 को डिवाइड कर सकता है ना, जो 2 है 2 के टेबल में 16 आता है, मतलब 2 16 को डिवाइड कर पा रहा है। 16 क्या है 4 का स्क्वायर है, स्क्वायर हटाओगे क्या बचेगा 4 बचेगा। तो पक्की बात है, ठीक है, कि जो 2 है ये 4 को भी डिवाइड कर देगा, ठीक है। बस ये है ये थ्योरम, और अगर आपको ये थ्योरम आती है तो आपको जब इसका सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँगा तो बहुत सी चीज़ें रटनी नहीं पड़ेंगी, बल्कि कुछ भी नहीं रटना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये थ्योरम समझ में आ गई, इसको मैं मिटा रहा हूँ। आगे बात करते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन है इसको कैसे प्रूव करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है, √2 को इरेशनल प्रूफ करना है। मेथड कौन सा यूज होता है यहाँ पे, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है, विरोधाभास, मतलब कि जो भी यहाँ पर हमें प्रूफ करना है हम इसके विरोध में, इसके अपोजिट में, यानी इसका उल्टा कुछ एज्यूम करके इसको प्रूफ करते हैं। इस मेथड को जिसमें हमें जो प्रूफ करना है उसका उल्टा एज्यूम कर लिया जाए, उसका कॉन्ट्राडिक्शन पार्ट एज्यूम किया जाए, उसको, उस मेथड को बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। तो इसको हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूफ करेंगे। सबसे पहली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, देखो सॉल्यूशन में मैंने लिखा हमें प्रूफ क्या करना है, इरेशनल। तो इसका कॉन्ट्राडिक्शन यानी कि उल्टा क्या होगा, रेशनल। तो इसका उल्टा मान लेंगे, हम मानेंगे लेट √2 इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। यहां तक तो समझ में आ गया होगा कि कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से करना है तो इसका उल्टा एज्यूम करना है पहले। अब देखो जैसे हमने ये लाइन लिखी, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इस लाइन से हमें पता लगता है, ये लाइन इंप्लाई करती है कि √2 को हम p/q या फिर a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना। आपने रेशनल नंबर की डेफिनेशन में पढ़ा था कि वो नंबर जो p/q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जहाँ पे नीचे वाला जो q है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप p/q लिखो या फिर a/b लिखो, एक ही बात है। बस क्या है कंडीशन की जो डिनोमिनेटर यानी कि b है ये बराबर नहीं होना चाहिए 0 की। इतना तो बच्चों को समझ में आ जाता है, लेकिन जब ये आप प्रूफ करना आपने सीखा होगा, अगर इससे पहले सीखा है तो एक चीज़ और लिखवाते हैं टीचर, वेयर a and b आर को प्राइम, ठीक है ना, a and b आर को प्राइम। ये लाइन बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आती, भाई को प्राइम क्यों है। को प्राइम का मतलब क्या पहले बताता हूँ, फिर बताता हूँ कि ये लाइन लिखते क्यों है। को प्राइम का मतलब है कि a and b have no common factor other than 1, ठीक है ना। यहां तक तो समझ में आ जाता है कि √2 को हमने रेशनल एज्यूम किया है थोड़ी देर के लिए, तो a/b की फॉर्म में लिखेंगे जहां पर नीचे वाला 0 नहीं होगा। लेकिन इसका क्या मतलब है कि वो को प्राइम होंगे। को प्राइम का मतलब a और b के पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए एक के अलावा, मतलब उनका HCF 1 आना चाहिए। तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में यहाँ पे ये आता है, जैसे मान लो यार 15/20 लिखा मैंने, 15/20 भी तो रेशनल नंबर है, ठीक है ना, p/q की फॉर्म में लिख रहे हैं जहाँ नीचे वाला 0 नहीं है। तो यहाँ पर तो यार 15 5 से कट जाएगा, 20 भी 5 से कट जाएगा, मतलब एक के अलावा भी कोई कॉमन फैक्टर है और ये रेशनल नंबर भी है। तो यहाँ पर इस रेशनल नंबर को हम ऐसे क्यों लिख रहे हैं, ये कंफ्यूजन बहुत सारे बच्चों के दिमाग में रहती है। मैं इसका जवाब देता हूँ कि ऐसा क्यों है। देखो बात ठीक है कि रेशनल नंबर में ऐसे कोई कॉमन फैक्टर एक के अलावा भी हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन अगर वो मिनिमम फॉर्म में होगा तब नहीं हो सकता है। मिनिमम फॉर्म का मतलब ये कटेगा, भाई काटो इसको, 5 3 15, 5 चौक 20, तो कितना हो गया 3/4, 3/4। जब हमने इसको मिनिमम फॉर्म में लिख दिया, जब हमने इसको मिनिमाइज कर दिया, ठीक है ना, मिनिमम फॉर्म में लिख दिया, तब ये और नहीं कटेगा। अब जब ये और ज्यादा नहीं कटेगा तो यहाँ पर 3 और 4 को प्राइम नंबर हो जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर 3 और 4 जो है ये क्या है, को प्राइम, मतलब इनका अगर आप HCF निकालोगे 1 आएगा। या फिर आप देखो सिर्फ एक ऐसा नंबर है जो 3 का भी फैक्टर हो और 4 का भी फैक्टर हो, जब इसको मिनिमम फॉर्म में लिख दिया। तो आपको ये एज्यूम करके चलना है कि जो भी नंबर था यहाँ पर हमने उसको काटते काटते मिनिमम फॉर्म में लिख दिया। अब जब ये मिनिमम फॉर्म में आ चुका है तब तो पक्की बात है ना भाई, एक के अलावा कोई और इसको नहीं काट सकता दोनों को, यानी कि ये जो हम फॉर्म लिखते हैं ना ये मिनिमम फॉर्म में लिखते हैं। तो आपकी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी कि ये लाइन क्यों आती है। अब इसके बाद आगे, इसके बाद अगर आपको यहाँ तक समझ में आया पूरा क्वेश्चन ईजी है। आप इसके बाद क्या करो, बी को इधर ले आओ, ठीक है,
यहाँ पर क्या था, √2, b इधर आया, बराबर क्या हो गया a। ठीक है, इसके बाद आप क्या कर दो, बोथ साइड स्क्वायर कर दो, इधर भी स्क्वायर किया, इधर भी स्क्वायर किया। √2 का स्क्वायर कितना हो गया 2, b का स्क्वायर हो गया b स्क्वायर। ठीक है ना, अंडर हट जाएगा स्क्वायर से, और यहाँ पे क्या आ गया a स्क्वायर। अब यहाँ पर आता है काम थ्योरम 1.3 का, जो मैंने आपको क्वेश्चन से पहले ही समझा दी थी, ध्यान से देखना। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि ये जो लाइन लिखी है, ठीक है ना, ये जो हमने लाइन लिखी है, इसको देख के हमें क्या पता लगता है, 2 इज अ फैक्टर, 2 इज अ फैक्टर ऑफ a स्क्वायर। ठीक है, दो क्या है, दो एक फैक्टर है a स्क्वायर का। अच्छा, इस लाइन को देख के अगर आपको ये भी कंफ्यूजन है कि इस लाइन को देख के हमें ये कैसे पता लग रहा है कि जो 2 होगा वो a स्क्वायर का एक फैक्टर हो जाएगा या डिवाइड करेगा। ठीक है, आप चाहे फैक्टर लिखो या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि इसका मतलब है कि 2 डिवाइड्स a स्क्वायर। ठीक है, तो इस लाइन को देख के हमें ये कैसे पता लगा कि जो 2 है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। सिंपल सा समझाता हूँ, इसका एक एग्जांपल देके। मान लो आपके पास है 15, ठीक है ना, आपके पास कितना है 15 को आप लिख सकते हो 3 × 5, लिख सकते हो कि नहीं। ठीक है ना, 15 था, इसको आप 3 × 5 लिख सकते हो। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि देखो ये भी एक नेचुरल नंबर, ये भी एक नेचुरल नंबर, ये भी एक नेचुरल नंबर है। इसका मतलब है 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ें तो 15 आता है। तो इसका यही तो मतलब है कि 3 से हम जब 15 को डिवाइड करेंगे तो 5 बार पहाड़ा जाएगा, यानी कि जो 3 है वो 15 को डिवाइड कर सकता है। इसका एक और मतलब है कि 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़ें तब भी 15 आ जाएगा, मतलब 5 भी 15 को डिवाइड कर सकता है। 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 15 आ जाएगा। मतलब क्या है कि अगर आप एक नंबर को ऐसे दो नंबर के प्रोडक्ट में या गुणा में लिख पा रहे हो तो इसका मतलब है दोनों के दोनों ही इसके फैक्टर होंगे या फिर इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर भी तो वही हो रहा है, आप लिख रहे हो 2 × में b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, मतलब 2 का पहाड़ा b स्क्वायर बार पढ़ने पे a स्क्वायर आ जाता है। यही तो मीनिंग हुआ इसका। तो इसका मतलब है 2 के पहाड़े में a स्क्वायर आ रहा है, यानी कि 2 डिवाइड कर देता है a स्क्वायर को। ठीक है ना, तो ये आपको समझ में आ गया। मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक भी लाइन आपको रटनी नहीं पड़ेगी, हर एक लाइन का मीनिंग समझाऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो 2 जो है वो डिवाइड कर दे रहा है a स्क्वायर को। अब थ्योरम याद करो जरा 1.3 कि अगर एक प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उस नंबर को भी डिवाइड कर देगा, यानी कि 2 डिवाइड्स a, 2a को भी डिवाइड कर देगा। थ्योरम 1.3 आप लिख लेना यहाँ पे, बाय थ्योरम 1.3। ठीक है ना, कि अगर ये इसके स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ये इसको भी डिवाइड कर देगा। ठीक है, अब देखो जैसे ये हुआ कि जो 2 है वो डिवाइड कर देता है a को, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हम ये मान सकते हैं कि जो a है वो 2 का पहाड़ा कुछ बार पढ़ने पे आता होगा, तो मान लेते हैं r बार पढ़ने पे आता है, यानी कि जो a है वो 2r हो गया। फिर से समझा रहा हूँ कि ये लाइन क्यों लिखी, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि अगर 15 जो है इसको 3 डिवाइड कर सकता है, तो इसका मतलब है 3 का पहाड़ा आप कुछ बार पढ़ रहे हो, जैसे 5 बार पढ़ रहे हो तो 15 मिल रहा है। ऐसे ही यहाँ पर क्या हो गया, जो 2 है वो a को डिवाइड कर रहा है, मतलब 2 के पहाड़े में कौन आ रहा है, a आ रहा है, तो 2 का पहाड़ा मान लेते हैं r बार पढ़ने पे a आता है। ठीक है ना, तो यानी कि a बराबर क्या लिख सकते हैं 2r, तो वही मैंने यहाँ पे एज्यूम किया a = 2r। ठीक है, अब आप क्या करो, ठीक है, यहाँ पर देखो क्या है, √2b स्क्वायर 2b स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या करो, ठीक है, इसके बाद आप क्या करो, तो यहाँ पे क्या है 2b स्क्वायर = a स्क्वायर, इसको मानो इक्वेशन 1। ठीक है, आप यहाँ करो पुट a in 1। ठीक है ना, जो a की वैल्यू है 1 में पुट कर दो। देखो यहाँ पर, ठीक है, 2b स्क्वायर अपनी जगह = यहाँ पर इक्वेशन 1 में a है तो a का स्क्वायर है, a का क्या है स्क्वायर। ठीक है ना, a का स्क्वायर था, a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2r, तो उसकी जगह लिख दिया 2r। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, अब जगह नहीं है तो। ठीक है, इसके बाद वाली चीज़ यहाँ से देखना, 2b स्क्वायर 2b स्क्वायर = 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और r का स्क्वायर क्या हो गया r स्क्वायर। ठीक है, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो या फिर 2 डिवाइड में ले जाओ, यहाँ क्या बचेगा b स्क्वायर, 2 डिवाइड में आएगा 4/2 कितना 2 हो जाएगा 2r स्क्वायर। ठीक है, जैसे ही इतना हुआ आप क्या लिख सकते हो भाई, 2 का पहाड़ा r स्क्वायर बार पढ़ने पे b स्क्वायर आ रहा है, यही तो मतलब हुआ इसका। तो इस स्टेटमेंट में क्या मतलब है कि 2 का पहाड़ा हम r स्क्वायर बार पढ़ रहे हैं तो b स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब है 2 डिवाइड्स
2 डिवाइड्स बी स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि 2 का पहाड़ा आर स्क्वायर पढ़ने में बी स्क्वायर आ गया। अब 2 एक प्राइम नंबर है और ये किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो पक्की बात है 2 डिवाइड्स बी, स्क्वायर हटा दो बाय थ्योरम 1.3। अब जरा इस स्टेटमेंट को देखो, 2 जो है वो बी को डिवाइड कर देता है, और यहाँ पर इस स्टेटमेंट को देखो, 2 जो है वो ए को भी डिवाइड कर देता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 2 जो है वो ए को डिवाइड करता है, मतलब 2 फैक्टर है ए का, ठीक है, और जो 2 है वो बी को भी डिवाइड करता है। भाई जो बंदा डिवाइड कर देगा वो फैक्टर होगा, यानी कि 2 बी का भी फैक्टर है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 इज अ कॉमन फैक्टर। कॉमन का मतलब जो दोनों का हो, कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी, ठीक है। फिर से बता रहा हूं, 2 अगर किसी नंबर को डिवाइड कर सकता है मतलब 2 उसका फैक्टर है। यहाँ पर 2 बी को भी डिवाइड कर रहा है मतलब 2 बी का भी फैक्टर है। जब दोनों का फैक्टर होगा तो उसे हम कॉमन फैक्टर बोलेंगे। तो मतलब जो 2 है वो एक कॉमन फैक्टर हो गया ए और बी का, ठीक है। इसके बाद हम लिखेंगे इट कॉन्ट्राडिक्ट्स एज वी हैव assumed A and B have no common factor other than one, ठीक है। इस लाइन का मतलब समझा आपको। देखो हमें क्या था, हमने एज्यूम किया था कि भाई ए के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, 2 ए का भी फैक्टर हो गया, 2 बी का भी फैक्टर हो गया। तो यार हमने जो एज्यूम किया था उसका उल्टा हो गया, यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, ठीक है ना। हमने एज्यूम किया था कि एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर तो भाई 2 जो है वो कॉमन फैक्टर आ गया। इसका मतलब हमारी एज्यूमशन गलत थी। इसके बाद आप क्या लिखोगे, ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं लिख नहीं रहा, पूरा ये बोर्ड भर चुका है, ठीक है। तो आप इसके बाद लिख लेना, दिस इम्प्लाई और एज्यूमशन वॉज रॉन्ग एंड √2 इज, ठीक है। अब बहुत से बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि यार यहाँ पर जैसे ही ये गलत हुआ, ये कैसे पता लग गया कि हमारी एज्यूमशन ही गलत थी, ठीक है ना। तो इसको देखो, सिंपल सा इसका जवाब है कि यहाँ पर जो हमने किया वो प्योर मैथ्स है। यार देखो, अगर मैं इस लाइन को छोड़ दूँ, जो हमने एज्यूम किया था इसको अगर मैं छोड़ दूँ, तो नीचे क्या किया मैंने, यहाँ पर √2 को a/b लिखा। क्यों लिखा, क्योंकि मैंने ये एज्यूम किया था। इसके नीचे मैंने सिंपल मैथ्स लगाई है, b इधर गया, स्क्वायर किया, ये सब तो आप मैथ्स के रूल से कर सकते हो, यानी कहीं भी कोई गलती नहीं है। तो मतलब गलती कहाँ हुई थी, गलती एज्यूम करने में ही हो गई थी, क्योंकि अगर हम ऐसा एज्यूम ही नहीं करते तो a/b नहीं लिखते, फिर ऐसे स्क्वायर नहीं करते वगैरह वगैरह। मतलब हमने शुरुआत में जो एज्यूम किया था वही गलत था, और शुरुआत में एज्यूम क्या था, √2 एक रेशनल नंबर है। तो अगर यही गलत हो गया मतलब इसका उल्टा, यानी कि इर्रेशनल नंबर है ये, ना कि रेशनल, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया। इसके बाद वाली लाइन लिख लेना। तो ये जैसे ही आपको समझ में आया, अब आपको अगर एग्जाम में √2 की जगह √3 दे दें, √5 दे दें, बिल्कुल ऐसे ही करना है, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आपको √2 की जगह √3 दे देते हैं, ठीक है। मैं दोबारा ये सब स्टेटमेंट नहीं लिख रहा, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ पे √2 है पहले वो मिटा देता हूँ, ठीक है। √2 ये सब मैंने क्या किया, मिटा दिया, ताकि लिखना ना पड़े, ठीक है। बहुत जल्दी हो जाएगा, आप बस साथ में यहाँ पे बने रहो। अब देखो, ठीक है, तो मैंने जहाँ जहाँ पे 2 वगैरह था मिटा दिया, ठीक। अभी ज़रूरत अगर कहीं रह गया होगा तो देख लेंगे, ठीक है। मान लो यहाँ पे √3 आ गया, तो पहली लाइन क्या होगी, लेट √3 इज़ अ रेशनल नंबर। √3 क्या है, रेशनल नंबर, उसका उल्टा मान लिया, ठीक है ना। तो पक्की बात है √3 को हम a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर b 0 नहीं होगा, ठीक है ना। अब देखो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, ठीक है। b को इधर ले जाओ, ये हो जाएगा √3 b का स्क्वायर a का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 = a का स्क्वायर, और यहाँ b का स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है, 3 का पहाड़ा b बार पढ़ने पे a स्क्वायर आता है। तो मतलब 3 जो है वो डिवाइड कर देता है a स्क्वायर को। 3 एक प्राइम नंबर है, अगर एक प्राइम नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर देता है तो यहाँ पे स्क्वायर हटाओ, a बचेगा, मतलब जो 3 है वो a को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। अब 3 a को डिवाइड कर दे रहा है, तो मान लेते हैं कि जो a है वो 3 इंटू में समथिंग है, मतलब 3 का पहाड़ा कुछ बार पढ़ने पे a आता है, तो मान लेते हैं 3 का पहाड़ा r बार पढ़ने पे a आ जाता है। इसका मतलब हो गया ना कि 3 जो है वो इसको डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे लिखा पुट a इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, यहाँ पर 3b का स्क्वायर, यहाँ लिख दो 3b स्क्वायर, ठीक है।
तो मतलब जो 3 है वो b को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। और ये कॉन्ट्राडिक्ट करेगा क्योंकि हमने एज्यूम किया था कि इनके पास एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, वही कहानी लिख देंगे। तो मतलब आपको ये समझ में आ गया कि √2 √3 वगैरह को हम किस तरह से प्रूव करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगली। ठीक है, तो देखो जो अगला टाइप है हमारा वो है प्रूव दैट 5 - √3 इज इरेशनल नंबर। मतलब 5 - √3 को इरेशनल प्रूव करना है। तो पहले इस क्वेश्चन का मतलब समझो, यहाँ पर किसको इरेशनल प्रूव करना है, 5 में से अगर हम √3 की वैल्यू माइनस कर दें तो जो वैल्यू बचेगी, जो वैल्यू आएगी हमारे पास, उस चीज़ को इरेशनल प्रूव करना है। जैसे कि अगर मैं आपसे ये बोलता हूँ कि 12 - 11 एक ऑड नंबर है, तो यहाँ पे मैं 12 को ऑड नहीं बोल रहा हूँ, मैं 11 को भी ऑड नहीं बोल रहा यहाँ पे। हालांकि 11 ऑड है लेकिन मैं बोल नहीं रहा, मैं बोल रहा हूँ 12 - 11 ऑड नंबर है। 12 में से घटा के क्या आता है, 12 में से 11 घटा हुआ क्या आएगा, 1। तो मतलब 12 - 11 असली तो मैंने 1 लिखा था। ठीक है ना, 1 को लिखने का वो तरीका है। मतलब यहाँ पे बात की जा रही है 12 में से 11 जो घटा के आएगा, जो बचेगा। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, यहाँ पे 5 की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे √3 की बात भी नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे बात कर रहे हैं 5 में से √3 माइनस करके कुछ बचता होगा, वो जो चीज़ बच रही है उसको इरेशनल प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है अगर, तो अब आगे बढ़ते हैं। देखो सबसे पहला पार्ट तो वही रहेगा, लेट 5 - √3 इज रेशनल नंबर। ठीक है ना, पहली बात हमने क्या मान ली कि 5 - √3 जो है वो एक रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल नंबर है तो पक्की बात है 5 - √3 जो होगा इसको मैं a/b की फॉर्म में लिख सकता हूँ, जहाँ पर b इज़ नॉट इक्वल टू 0, b 0 के बराबर नहीं हो सकता है। आप चाहो तो ये भी लिख लो वेयर a एंड b आर को प्राइम, मतलब उनके पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक के अलावा। इस लाइन को ना भी लिखो को प्राइम वाली को, तब भी इस टाइप के क्वेश्चन हो जाते हैं प्रूफ। क्यों, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में हम एक दूसरा तरीका अपनाते हैं जिसमें हम ये पहले से ही मान के चलते हैं कि सिर्फ √3 इरेशनल है, ये हमें पता है। तो जब भी आपको ऐसे माइनस में दिया गया होगा, ठीक है ना, जैसे 6 - √3 दे दिया वगैरह वगैरह, तो इतने पार्ट को आप इरेशनल मान सकते हो पहले से ही, कि हमें ये पता है, इसको अलग से प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसीलिए वो को प्राइम वाला पार्ट अगर आप ना भी लिखो तो चलेगा। ठीक है, इसलिए मैं नहीं लिख रहा। ठीक है ना, इस टाइप के क्वेश्चन में। तो यहाँ पर अब देखो क्या होगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारा ये तरीका होता है कि हम रेशनल वाला पार्ट एक तरफ लेके आते हैं, इरेशनल वाला एक तरफ। जैसे अगर सिर्फ 5 होता तो जो 5 है वो रेशनल पार्ट है, a/b भी रेशनल पार्ट है, a/b को इधर ले आओ। और √3 इरेशनल था तो √3 को दूसरी तरफ ले जाओ। ठीक है, इतना आपको करना है, सवाल हो गया। ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, इसमें ज़्यादा तामझाम नहीं करना पड़ता है, इतना करो, फिर कहानी लिखनी होती है छोटी सी, क्वेश्चन प्रूफ। कहानी क्या, देखो यहाँ पर अब हम लिखेंगे वी नो, हम जानते हैं 5 and a/b are rational numbers। ठीक है, मतलब 5 रेशनल नंबर है, a/b तो हमने लिखा ही तब है जब वो रेशनल नंबर एज्यूम किया है, मतलब a/b भी रेशनल नंबर ही है। ठीक है, तो 5 भी रेशनल था और a/b भी रेशनल था। इसका मतलब सो यहाँ पर क्या आ रहा है, देखो 5 में से a/b घटा दिया, सो 5 - a/b इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। क्यों है, क्योंकि देखो रेशनल माइनस रेशनल बराबर रेशनल नंबर ही होता है। मतलब क्या कि अगर आप एक रेशनल नंबर में से 5 एक रेशनल नंबर है, a/b भी एक रेशनल नंबर है, तो रेशनल माइनस रेशनल कर रहे हो, तो रेशनल में से रेशनल माइनस करके जो आएगा वो भी एक रेशनल होगा। ठीक है, बट √3 जो है, √3 इज इरेशनल, इट कॉन्ट्राडिक्ट्स। ठीक है ना, ये विरोध उत्पन्न कर रहा है, इट कॉन्ट्राडिक्ट्स बिकॉज, भाई ये विरोध उत्पन्न क्यों कर रहा है, बिकॉज अ रेशनल
इस कहानी को ध्यान समझना, बिल्कुल एक एक लाइन का एक एक वर्ड का मीनिंग समझाऊंगा। बिकॉज अ रेशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू इरेशनल नंबर। यहां समझो, देखो मैंने क्या बोला कि कभी भी कोई भी रेशनल नंबर किसी भी इरेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता है, ये रूल है। लेकिन हमने जो लिखा ये क्या था, यहां पर देखो √3 इरेशनल, √3 क्या है, इरेशनल, अभी बोला। और ये पूरा 5 में से a/b घटा के क्या आया, रेशनल। यार जब ये रेशनल है और ये इरेशनल है तो ये बराबर कैसे लिख दिया आपने, यानी बराबर जो लिखा है ये कॉन्ट्राडिक्शन पैदा कर रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि हम जानते हैं कि जो 5 है और जो a/b है दोनों के दोनों रेशनल थे, तो उनको आपस में घटाने के बाद भी रेशनल नंबर आ रहा है, क्योंकि रेशनल में से रेशनल घटाओ तो रेशनल आता है। तो पक्की बात है कि √3 भी हमें पता है कि इरेशनल है। तो इधर तो हमने जो लिखा वो रेशनल था, इधर हमने जो लिख दिया वो इरेशनल हो गया। दोनों को बराबर नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि कभी भी रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के बराबर नहीं होता है। इसके आगे वही कहानी, इसका मतलब और एज्यूम्शन was wrong एंड हमारी एज्यूम्शन रॉन्ग थी, एंड जो 5 में से √3 माइनस किया है, 5 माइनस √3 जो बचेगा वो एक इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। तो मतलब हमारी एज्यूम्शन गलत थी और 5 माइनस √3 एक इरेशनल नंबर होगा। तो यहाँ पर देखो जो ये अंडर रूट वाले क्वेश्चन थे, इसमें आपको बहुत सारी दिक्कत होती थी, बहुत सारी चीज़ें रटनी पड़ती थी। अब कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा अगर आपने ये वीडियो बिना स्किप किए देखी है तो, ठीक है। तो जल्दी मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं जल्दी।